A very good morning to all my students. Now, this is second part of first chapter first, class 12th, nature and significance of management. Okay, in this second part, we consider the left chapter, that is the nature of management, level of management, functions of management, and last is coordination, essence of management. ठीक है, तो अब आते हैं पहला पॉइंट यहाँ पर नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर में अगर हम बात करें नेचर की, तो नेचर क्या होता है, यानी कि नेचर यानी कि आपकी प्रकृति क्या है, यानी कि मैनेजमेंट की यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं मैनेजमेंट की प्रकृति क्या है। तो मैनेजमेंट को यहाँ पर दो पार्ट में ही डिवाइड किया गया है, जो कि है मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जो कि मेजर पॉइंट है। ओके, फिर हम इसमें बात करेंगे मैनेजमेंट साइंस तो है, आर्ट्स भी है कि नहीं है, जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम इसमें। मगर उसके बाद हमको एक पॉइंट और देखना है कि मैनेजमेंट क्या साइंस और आर्ट बोथ है, ये भी एक नेचर में आता है, यानी कि साइंस है आर्ट है, बट साइंस और आर्ट बोथ है, ये भी एक पॉइंट है। फिर एक अलग से पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन भी हमको इसमें पढ़ना है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है कि नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि नेचर में कंसिडर होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। ओके, अच्छा साइंस होती क्या है, पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। अगर हमको मैनेजमेंट के बारे में अभी वो लास्ट जो टॉपिक पे यानी पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये आपको पता चल गया कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब हमें पता करना है यहाँ पर साइंस के बारे में। साइंस क्या होता है, हमने साइंस के बारे में पढ़ा है। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ और दी ऑब्जर्वेशन ऑफ जनरल लॉ। जैसे कि हमने साइंस के बारे में पढ़ा है इससे पहले, जैसे कि आपने 10th क्लास तक तो पढ़ा ही है साइंस। तो साइंस क्या किस पे बेस्ड है, आपके प्रैक्टिकल्स होते थे, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट्स। आप ऑब्जर्व करते थे कि किस केमिकल को किस केमिकल से मिलाओ तो स्मोक फॉर्म होगा या कलर्ड हो जाएगा या ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आपने ये सब चीज़ें क्या प्रैक्टिकली करके समझी हैं, यानी कि आपने पहले ऑब्ज़र्व किया, आपने पहले उसकी नॉलेज ली है। नॉलेज यानी कि आपने बुकिश पढ़ा है, देन आपने उसको प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व किया है, फिर एक्सपेरिमेंट खुद भी किया है कि क्या ऐसा होता है कि नहीं, यानी कि एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है। तो एक्सपेरिमेंटेशन साइंस का ही एक पार्ट है। फिर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि ये सच में जो आप पढ़ रहे हो ये सच है कि नहीं है, और ये एक लॉ बन जाता है और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। जैसे कि अगर एक बात की जाए लॉ ऑफ ग्रेविटी की, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको क्या सिखाता है कि अगर कोई सामान फेंका जा रहा हो तो वो नीचे ही गिरेगा। तो ये क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वो नीचे ही गिरना चाहिए, वो ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि कोई चीज़ आप फेंकेंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे डंप होगी, ना कि ऊपर। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ नॉलेज गेन की गई, ये ऑब्जर्वेशन किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तब जाके ये लॉ बन पाया है। तो अब आते हैं फीचर्स जो हैं साइंस, फीचर्स ऑफ साइंस वर्सेस मैनेजमेंट, यानी कि आखिर मैनेजमेंट जो है साइंस क्यों है। तो इसके लिए यहाँ पर पॉइंट दिया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हुज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ की है तो उसका इफ़ेक्ट भी कुछ ना कुछ होगा, यानी कुछ ना कुछ उसका कॉज है, कारण है, इसकी वजह से वो इफ़ेक्ट है। जैसे कि अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो ये कारण है, किस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या है, कोई चीज़ नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे डंप हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर साइंस है। तो अब मैनेजमेंट कैसे साइंस हो गया, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मैनेजमेंट सेटिस्फाई द फीचर्स एज इट ऑल्सो हैज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बिल्ट अप बाय मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है, आपको ये भी मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि आपको ये सिखाता है कि एक टाइम ड्यूरेशन में आप कैसे किसी काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो साइंस और मैनेजमेंट इस पॉइंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में एक जैसे प्रूफ हो गए। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका बोलता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सही है, साइंस तो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट पे ही आप कुछ ना कुछ करके ही इसमें सीखते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को वर्बली नहीं बोल सकते जब तक कि। नेक्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस प्रिंसिपल आर फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोलेबल कंडीशन। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए अगर हम मान लो मैनेजमेंट कर रहे हैं
तो मैनेजमेंट भी क्या होता है, ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है, आप उसे कर कर के सीखते हैं। सेम साइंस के साथ भी है, सेम भी क्या है, साइंस में क्या है, ऑब्जर्वेशन है, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट है, देन वो रिपीटेड होता रहता है, तब वो एक्सपेरिमेंटेशन पे आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर साइंस और मैनेजमेंट कैसे सेम हुए, जैसे कि मैंने बताया कि मैनेजमेंट भी रिपीटेटिवली आता है, यानी कि कोई काम अगर आप कर रहे हो, करते करते आपको उस चीज़ को ना मैनेज करना आ जाता है, यानी किस तरह से उसको किया जाए। जैसे कि आपको बचपन में आप जब बॉर्न हुए तो आपकी मदर ने आपको ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, हर एक चीज़ सिखाई। नाउ दैट इज़ मैनेज, कि आपको सुबह उठ के क्या करना है, कैसे करना है, फिर कहाँ जाना है और नाश्ता करना है, फिर स्कूल जाना है, स्कूल से आपको लंच टाइम होता है, लंच करना, तो ये सब क्या मैनेजमेंट है। आप इसे कर करके धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटेशन से सीखते हो। वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या है, मैनेजमेंट में भी जब बिज़नेस की बात की जाए तो बिज़नेस में भी हम कोई भी चीज़ ना, जब हम उसको बार बार करते हैं, तभी हम उसको समझ पाते हैं कि ये चीज़ मैनेज कैसे होनी है। मैनेजमेंट इज़ व्हाट, समथिंग टू मैनेज। तो यहाँ पर जब भी हम बिज़नेस करते हैं तो यानी कि वो किस पे बेस करता है, मैनेजमेंट पे, और मैनेजमेंट बेस करता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे, कर के सीखने पे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल एंड वैलिडिटी। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, साइंस के जो भी फॉर्मूलेज़ हैं, जो भी थ्योरम्स हैं, जो भी थ्योरीज़ हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, वो सब क्या है, वो सब यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। यानी कि मान लीजिए अगर आप इंडिया में वही चीज़ पढ़ रहे हो साइंस की, तो वही चीज़ सेम आप बाहर भी पढ़ते हो। यानी कि अगर आप अमेरिका भी चले जाओगे तभी भी साइंस की थ्योरम, प्रिंसिपल आपको सेम मिलेंगे। वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या है, यूनिवर्सल है। यानी कि 100% जो मैनेजमेंट है वो एक तरह से बाहर भी वही चीज़ चलती है। यानी कि जो मैनेजमेंट की थ्योरी आप यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल पढ़ेंगे 14, तो वहाँ पर भी फ्योल के प्रिंसिपल 14 पढ़ेंगे। जो आप यहाँ पर प्रिंसिपल पढ़ेंगे वही 14 प्रिंसिपल आप बाहर भी पढ़ेंगे। उसके अलावा जो साइंस है, तो साइंस के भी अपने प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल है। तो एक तरह से देखा जाए तो साइंस क्या है, यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल है, तो दे आर सेम इन दिस कंटेस्ट। अब कंक्लूजन क्या आता है, जो साइंस है क्या पूरा मैनेजमेंट की तरह, या मैनेजमेंट पूरा साइंस है। तो मैनेजमेंट साइंस है पर वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की तरह वो साइंस नहीं है। मगर वो कैसा साइंस है, अगर वो फिज़िक्स केमिस्ट्री की तरह नहीं है तो वो एक तरह से इनएग्जैक्ट साइंस है, या फिर इसे हम कहते हैं सोशल साइंस है, सॉफ्ट साइंस। यानी ऐसा साइंस जो कि सामाजिक दृष्टिकोण को दिखाता है, समाज को दर्शाता है। यानी कि मैनेजमेंट में हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, ना कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के बारे में। फिर नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, एज एन आर्ट। अब आर्ट क्या है, आर्ट रिफर्स टू स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज टू ब्रिंग डिज़ायर रिजल्ट। इट मीन्स कि मैनेजमेंट आपके स्किल को, पर्सनल कैपेबिलिटी को दिखाता है, जो एक तरह से जो आपके पास नॉलेज है, जो सिस्टमेटिक नॉलेज है, उसको रियलिटी में बदलता है, यानी कि एक रिज़ल्ट देता है। जैसे कि अगर मान लो किसी ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत अच्छा गाना गाना आता है, तो आई सेड गाओ। इसका मतलब क्या है कि आपने एक थ्योरी बना दी है कि मुझे गाना गाना आता है, और मुझे बता भी दिया कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ या गाती हूँ। मगर वो प्रैक्टिकली कब होगा, जब आप मुझे गा के सुनाओगे। तो आर्ट इज़ व्हाट, दैट समथिंग प्रेजेंटेबल, यानी कि कुछ चीज़ ऐसी हो जो प्रेजेंटेबल हो, आपके सामने आप दिखा सको, तो उसे कहते हैं आर्ट। फिर आते हैं अब इससे फीचर्स में, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी कि जब मैंने किसी से, जब आर्ट क्या है, मैंने बोला है ना कि आपने किसी को बोला कि आपको डांस आता है, सॉन्ग आता है, तो जब तक आप मुझे करके नहीं दिखाओगे तब तक मैं नहीं मानूंगी। तो थ्योरेटिकल नॉलेज यानी कि सिर्फ कंसेप्ट पे, सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं है, कहाँ है, यानी कि आप रियलिटी में उसको दिखाओ, यानी कि इसको प्रैक्टिकली आप शो करो। तो देखिए यहाँ पर दिया भी है कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट कैसे हो गया। तो ये बता रहा है कि मैनेजमेंट में भी लॉट ऑफ लिटरेचर, यानी कि मैनेजमेंट में बहुत सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, पर मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल है। हमने भी फीचर्स पढ़ा था, मैनेजमेंट आपको दिखाई तो ना देता है, पर आप महसूस कर सकते हो। तो वही चीज़ आर्ट्स के लिए है। आर्ट्स क्या है, आर्ट्स में आप एक तरह से महसूस कर सकते हो, यानी कि मैनेजमेंट जब होगा तो आप महसूस कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ हो रही है, इसका मतलब रिज़ल्ट, इसका मतलब ये हो रही है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, जो कि आपके काम से हमको नज़र आती है। जो जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं कि आप जब कोई MBA करने जाता है तो उसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट होता है।
तो कोई इंसान HR से करता है, कोई फाइनेंस से करता है, कोई मार्केटिंग से करता है। तो जिसके पास जिसकी यानी कि जिसके अंदर जो क्षमता है जो वो पढ़ सकता है तो वो फील्ड लेता है और उसी की जॉब करता है। तो जॉब क्या है, प्रैक्टिकली दिखाएगा कि जो आप MBA में पढ़ के आए हो वो प्रैक्टिकली शो हो रहा है। फिर पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हर इंसान की अपनी अपनी खूबी होती है, तो वो जो खूबी है वो उसकी अपनी एक वे होता है। जैसे कि अब डांसर तो हर कोई है, सिंगर हर कोई है, पर कोई ऐसा डांसर है जो बहुत अच्छा डांस करता है, कोई क्लासिकल करता है, कोई कथक करता है, कोई बैले करता है। तो इस तरह के बहुत सारे डांसर्स होते हैं। वैसे सिंगिंग भी कोई फोक सिंगर है, कोई बहुत अच्छा पंजाबी सिंगर है। तो हर इंसान के ना अपने एक वे होते हैं करने के। तो यही चीज़ बता रहा है कि आर्ट्स में भी क्या है, अगर मान लो किसी ने बोला कि मुझे ये चीज़ करनी आती है, तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले से भी उसकी वो चीज़ मैच करेगी। ये ऐसा होता है कि सबके अपने अपने वो वे होते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के। वैसे ही मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी क्या है, यूनिक है बहुत ज़्यादा। मैनेजमेंट यूनिक क्यों है कि मैनेजमेंट भी अपने वे से होता है। अब आप कहें कि 2 कंपनियाँ चल रही हैं, दोनों कंपनी के मैनेजमेंट सेम है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर कंपनी के अपने अपने मैनेजमेंट की स्किल होती है, तो मैनेजमेंट अपने ओन वे से हर इंसान करता है। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैंने आपको ये बताया कि आर्ट्स क्या है, प्रैक्टिस पे। मैंने बोला किसी को गाना गाना आता है, किसी को डांस करना आता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ये कला है करने की। तो वो किस पे बेस करती है, इसके प्रैक्टिस पे या क्रिएटिविटी पे, यानी कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, आपकी कितना आप उसको प्रैक्टिकली कर रहे हो और करते करते ही आपको वो चीज़ आती है। वैसे ही मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप एक बार करोगे फेल होगे, 2 बार करोगे फेल होगे, मगर तीसरी बार जब आप उसी चीज़ को दोबारा करोगे तो फेल होने के चांसेस बहुत कम होंगे। गलतियाँ होने के चांसेस हो सकते हैं पर फेल्योर होने के चांसेस कम होते हैं। अब यहाँ कंक्लूजन पे आते हैं। इट कैन बी कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज इट सेटिस्फाई द ऑल कैरेक्टरिस्टिक। मैनेजमेंट आर्ट है और सारे कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है। इट इज़ राइटली सेडेड मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। यानी कि आपका ये जो आर्ट है, मैनेजमेंट आर्ट तो है, मगर ये कैसा आर्ट है, हम वो आर्ट है जिससे हम लोगों से अपना काम निकालना सीखते हैं, काम करवाना सीखते हैं लोगों से। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। तो मैनेजमेंट इज़ अ साइंस बिकॉज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन यूज टू ट्रेन दी प्रोस्पेक्टिव एंड प्रेजेंट मैनेजर। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, हर इंसान को सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे इंसान काम करता है। साइंस क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। वैसे ही मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सब जिसके पास ये ज्ञान है कि मैनेजमेंट कैसे होगा वही मैनेजमेंट कर सकता है। फिर मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट बिकॉज इट डील विद द एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल विच कैन प्रूव दैट कंस्टेंट प्रैक्टिस। मैनेजमेंट एक पर्सनल स्किल पे, मैनेजमेंट भी क्या है, पर्सनल स्किल। हर कोई मैनेज नहीं कर सकता, तो मैनेज वही कर सकता है जिसके अंदर मैनेजमेंट की स्किल होती है, तो वो भी करते करते प्रैक्टिस से ही आती है। तो मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट, ये सही है। अब यहाँ पर लास्ट में लिखा है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस आर नॉट mutually exclusive but are complementary. It means both are not in contrast to each other and should exist together in every management function. मैनेजमेंट फंक्शन पे ये आर्ट और साइंस हर जगह लगता है, भले ही साथ साथ ना लगे मगर कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। साइंस है तो आर्ट्स के थ्रू मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, या आर्ट्स है तो मैनेजमेंट के थ्रू साइंस को सपोर्ट करता है, तो ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं आपस में। फिर आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। लास्ट पॉइंट है नेचर का। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशन वेल डिफाइंड। हमने प्रोफेशन के बारे में पढ़ा क्या है कि प्रोफेशन वो होता है जिस जो ऑक्यूपाई करता है जिस इंसान के पास स्पेशलाइज नॉलेज या ट्रेनिंग हो किसी एक फील्ड में। यानी कि जैसे कि लॉयर है, लॉयर क्या है, वकील है, तो वकील को अपने फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तो एक तरह से स्पेशलाइज नॉलेज है। एक एक्सपर्टी, किसी भी एक फील्ड का कोई एक्सपर्टीज़ होता है वो प्रोफेशन कहलाता है। जैसे डॉक्टर, सर्जन, टीचर, होटल मैनेजमेंट जो वेटर्स होते हैं, ये सब क्या अपनी स्किल लेके आते हैं, यानी इनके पास ये स्किल होती है। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज में पहला पॉइंट जो दिया है प्रोफेशन वर्सेस मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। जो इंसान मैनेजमेंट की यानी MBA करता है या मैनेजमेंट की कोई भी स्किल लेता है तो वो कहाँ से ले सकता है, हमने यहाँ देखिए लिखा हुआ है IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की स्किल यहाँ से जो लेगा या इनसे इक्विवेलेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लेगा तो वो प्रोफेशन ही कहलाएगा।
फिर आता है नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यहाँ पर हर कोई रिस्ट्रिक्ट होता है आने के लिए, जो एक एग्ज़ाम को पास करता है वही यहाँ पर एंटर कर सकता है। सेम मैनेजमेंट के लिए भी, मैनेजमेंट भी अगर आप कहीं से एक डिग्री ले लो जहाँ से आपको वेल डिफाइंड तरह से पास किया जाए या फिर आपकी स्किल को मेजर किया जाए तभी आप मैनेजर बन सकते हो। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये एक तरह से प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे कि हमने बताया कि जैसे लॉयर है वो बार काउंसिल के अंदर लॉयर बनता है, जो आपके डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर बनते हैं, वैसे मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो भी मैनेजमेंट के एसोसिएट्स इंस्टीट्यूट होंगे उनके द्वारा बनेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है लाइक AIMA, यानी कि ये एक एसोसिएट ऑफ मैनेजमेंट है जो आपको ये बताता है कि आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट की स्किल गेन कर चुके हो, यानी कि आपका लीगल स्टेटस जो है वो मैनेजमेंट का है। फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आप जितनी भी गाइडलाइंस है, यानी कि आप जो एक्सपर्टीज़ जिसका आपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज लिया है उसके कोड ऑफ कंडक्ट को आप हार्म नहीं पहुंचा सकते, यानी कि आप उसके कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड हो, यानी कि आप उसके सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करोगे। अब इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है, यानी कि अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके बेस पे उनको कुछ ना कुछ फ़ीस मिलती है। जैसे कि लॉयर अपने क्लाइंट को क्या पहुंचाएगा? जस्टिस देगा, जस्टिस दिलवाने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ लॉ। तो यहाँ पर ये हो गया मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और इसका कंक्लूजन पे आते हैं। It can be concluded that management does not possess all the necessary features of the profession, but it moving fast to the direction of becoming a profession. पूरी तरह से मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, मगर ये बहुत ही जल्दी, सोसाइटी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जल्दी से ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा प्रोफेशनल में। So there has been a growing trend towards professionalization of management as manager also want to earn social status and recognition। यानी कि बता रहा है कि मैनेजमेंट पूरी तरह से तो प्रोफेशन नहीं है, मगर वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है प्रोफेशन की ओर, और बहुत ही जल्दी ऐसा टाइम आएगा जब जो मैनेजमेंट है वो एक लीगल एक अर्न कर लेगा एक सोशल स्टेटस, जिससे कि लोग उसको पहचानेंगे कि हाँ ये भी एक प्रोफेशनल चीज़ें हैं, या प्रोफेशनल डिग्री है या फिर प्रोफेशनल काम है। अब आते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसको मैं आपको बहुत ही सीधे शब्दों में समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम, इसको ध्यान से देखिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसको हम लोअर कहते हैं। ओके, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ लोअर। अब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि BOD, CEO, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ETC, जो भी आपके सबसे ऊपर यानी कि एक बिजनेस में सबसे ऊपर के जो रैंक होल्डर्स होते हैं उन्हें कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर आते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल पे सारे तरह के मैनेजर्स आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स होंगे वो सारे यहीं पर आएंगे, यानी कि जो इनके ऊपर डील करते हैं, यानी कि लोअर के ऊपर जो लोअर को काम करवाते हैं वो होते हैं मिड लेवल। अब लोअर लेवल क्या होता है? सुपरवाइज़र हो सकते हैं, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, ETC। तो ये 3 तरह के हैं। ओके, मेन आपको इन तीनों में क्या करना है? आपको सिर्फ पहचानना है और इनकी वर्किंग कंडीशन जानने की करते क्या है। तो मैंने आपको नाम ये है कौन रिकग्नाइज़ करा दिया, और वर्किंग कंडीशन क्या है? ये मेनली दिमाग वाला काम करते हैं, यानी कि मेंटल लेवल वाला काम करते हैं, यानी कि दिमाग पे जितना ज़ोर देना है वो ये देंगे। ठीक। जो नीचे लेवल के लोग हैं फिज़िकल, यानी कि जो मज़दूरों वाला काम होता है वो ये करते हैं, फिज़िकल लोअर लेवल। और जो मेंटल और फिज़िकल दोनों काम करे उसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, मगर मेंटल लेवल यहाँ पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरेटिव हाई। मेंटल लेवल यहाँ हाई होता है और फिज़िकल लेवल होता है वो काफ़ी लो होता है। तो समझ लीजिए एक तरह से ये मेंटल ज़्यादा है, ये भी मेंटल ज़्यादा है, फिज़िकल थोड़ा कम है मगर ये फिज़िकल ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनती है। अब आते हैं यहाँ पर नीचे। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हेड होते हैं वही होते हैं यहाँ पर। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ द टीम कंसिस्ट ऑफ मैनेजर फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल, जैसे हेडिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, मार्केटिंग, ये सब उनके नाम होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर और भी नाम दिए हुए हैं।
टॉप लेवल इंक्लूड्स, अच्छा क्वेश्चन में ये भी आता है सीबीएसई एनुअल के हिसाब से बता रही हूँ आपको, बोर्ड्स में ऐसे आते हैं कि कोई नाम दे देगा आपको, मान लो बोल देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस लेवल पे होते हैं, तो आपको पहचानना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप लेवल में आते हैं। चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फंक्शनल ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव। अब इनके मेन फंक्शन क्या होते हैं, देखिए जो उनका काम है, देखिए मेंटल लेवल में आप यहाँ पा जाएंगे। टू इंटीग्रेट diverse, implement and coordinate the activity of different department according to overall objective of the organization। यानी कि इनका काम होता है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट यानी कि आपस में मिला के कोऑर्डिनेट करके अपने गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो ये क्या है, सोच है इनकी कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे और ये चीज़ें हम अचीव कर लेंगे। टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट एप्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। हम ये भी ध्यान देंगे कि ये भी देखेंगे कि हमारे कंपनी में जो भी इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो, उसका इम्प्लीकेशन भी अच्छा हो और उसी तरह से उसका सर्वाइवल भी हो, यानी कि आगे बढ़ते बढ़ते उसका सर्वाइवल भी अच्छा हो। तो यहाँ पर बिज़नेस का इन्वायरमेंट जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही अच्छा कर सकते हैं, यानी जितना अच्छा आप इन्वायरमेंट दोगे उतना ही लोग अच्छा काम करेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट, टू फॉर्मुलेट ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रैटेजी फॉर द अचीवमेंट। क्या गोल होना चाहिए, किस तरह का गोल होना चाहिए जिससे कि हम अपने बिजनेस में पूरा अपना गोल को अचीव कर लें एज सून एज पॉसिबल, वो भी देखिए यहाँ पर आ रहा है। टू अरेंज रिसोर्सेज ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल, मनी टू अचीव डिज़ायर गोल। इन चारों एम की, ये देखिए मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, 4M की जो ज़रूरत है वो हमारी कहाँ से पूरी होगी, 4M की ज़रूरत हमारी पूरी होगी कि मैनेजमेंट, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये अरेंज करता है कि ये सब चीज़ें हमारे पास रहें। अरेंज करना और अरेंज करवाना ये चीज़ डिफरेंट है। तो ये लोग अरेंज करवाते हैं कि ये सब चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए बिजनेस में। तो जॉब ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल क्योंकि मेंटल लेवल का है, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेंटल लेवल की होती है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है क्योंकि इनका ही बिजनेस होता है। आगे आते हैं मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल पे क्या है, ये एक लिंक बनाता है टॉप और लोअर लेवल के बीच में। दिस लेवल इज सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजमेंट एंड सुपीरियर टू ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यानी कि ये सबऑर्डिनेट है किसका, टॉप का, टॉप के बाद आता है और सुपीरियर लोअर लेवल से ऊपर आता है। इनमें कौन कौन लोग आते हैं, डिवीज़न मैनेज हेड, ऑपरेशन मैनेजमेंट और प्लांट सुपरिटेंडेंट। अब इनमें कौन कौन से लोग कंसिडर होते हैं, देखिए परचेज मैनेजमेंट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल मैनेजर और अदर। यहाँ पर सब नाम दिए हुए हैं, आप इन लोग को ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आता है नेक्स्ट, अब इनका मेन फंक्शन क्या है, टू इंटरप्रेट द पॉलिसी, इंटरप्रिटेट करना पॉलिसी को, फ्रेम बाय टॉप, जो ये टॉप वाले जो पॉलिसीज़ बनाते हैं इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, ये इनका काम है। टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सोनल्स, यानी कि ये चीज़ ध्यान रखें कि सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये इनके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उनमें सारे वर्कर्स होने चाहिए। ऐसी नहीं किसी की जगह खाली हो तो किसी और से आप काम करवा रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। जो काम जिसके लिए है वही वो काम करेगा, यानी कि सफिशिएंट मैन पावर होनी चाहिए। टू असाइन नेसेसरी ड्यूटी, सबकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बता दीजिए कौन क्या क्या काम करेगा, किसको किससे मैं रिज़ल्ट मांगूंगा, ये सब आप बता दीजिए इनको। टू मोटिवेट टू अचीव डिज़ायर गोल, नीचे वाले लेवल के जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना कि जितना जल्दी हो सके वो अपने गोल को अचीव करें। टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितना हो सके अगर आपके अगल बगल डिपार्टमेंट है, परचेज़ है, सेल्स है, इन सब से आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए जिससे कि कंपनी में कोई भी गलत या अनहेल्दी एनवायरनमेंट ना हो। फिर आते हैं लोअर लेवल क्या होता है, एकदम से नीचे लोअर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ये। इनमें कौन कौन लोग आते हैं, देखिए सुपरवाइज़र, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, अदर मेंबर डायरेक्टली कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिव इन एम्प्लॉयज़। अब मेन फंक्शन क्या है इनका, टू ओवरसी द इफेक्ट ऑफ वर्कफोर्स, जितना हो सके पूरा एफर्ट लगाना, पूरे वर्क पावर से एफर्ट लगाना कि हम अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर सकें।
फिर टू इंटरप्रेटेड विद द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड टू पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ देम, जो इनको मिडिल लेवल से जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है वो अपने वर्कर्स तक पहुंचाना, यानी कि ये भी लोअर लेवल के लोग हैं तो इनके नीचे वर्कर्स भी होते हैं, तो वर्कर्स को भी जो काम है वो पूरा पहुंचाना कि मिडिल लेवल ने क्या क्या काम बोला है। टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, जितना भी सामान आप बना रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट लगे और वेस्ट बहुत कम हो। इनका ये भी काम होता है, जब आप कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें वेस्टेज भी कम होनी चाहिए और क्वालिटी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए और काम के प्रति आपका जो भाव है वो अच्छा होना चाहिए हमेशा। टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रेवियंस, ऑपरेशन मैनेजर रिपोर्ट्स, जो भी दिक्कतें हो रही हैं कंपनी में, यानी कि जो भी दिक्कतें या कोई भी ऐसी आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही जो कि कंपनी के लिए हार्मफुल है, उनको हमको हटाना चाहिए। या अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जिसको हमको ऊपर लेवल तक पहुंचाना है तो उसको पहुंचाना भी चाहिए ऊपर लेवल तक, टॉप लेवल तक। टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट, जितना हो सके वर्किंग इन्वायरमेंट कंपनी का अच्छा होना चाहिए जिससे कि कंपनी वर्क इन्वायरमेंट अच्छा पाके अच्छा काम करे, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी काम ख़त्म करे। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखिए, मैंने आपको पोर्ट्स क्रॉप के बारे में बताया था, पोर्ट्स क्रॉप आरबी इसमें से हटा दीजिए। अब देखिए पोर्ट्स क्रॉप आपको सब यहाँ मिल जाएगा। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, पोर्ट्स क्रॉप एस डी होगा यहाँ पर पोर्ट्स क्रॉप, ठीक है, और सी ओ फॉर कंट्रोलिंग। तो यही हमको यहाँ पढ़ना है। चैप्टर्स भी आपके यही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपके चैप्टर्स है जो आपको आगे पढ़ने हैं। अब प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग होता है टू थिंक समथिंग इन एडवांस, यानी कि कोई चीज़ आप एडवांस में सोच के रखो, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लानिंग। अब एडवांस में देखो आप क्या सोचते हो, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, यानी कि जो आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन मार्क है ना, डब्ल्यू और एच वाले, यानी कि व्हाट, व्हेन, हाउ, टू हुम, वेयर, ये सारे जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं सारे यहीं पर आपके ख़त्म हो जाते हैं प्लानिंग करके। अगर आप प्लान करोगे ना तो आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्लानिंग से मिल जाएंगे। ओके, इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल इन एडवांस, यानी कि आप पहले से एडवांस में अपने गोल को सेट कर लो, दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। अब जो आपकी प्रॉब्लम्स क्या होता है ना, आपने कोई चीज़ प्लान कर ली मगर प्रॉब्लम्स कभी बता के अराइज़ नहीं होते, हमेशा अचानक से अराइज़ होते हैं। तो जो भी अराइज़ होंगे वो अचानक से, कॉन्टीजेंसी यानी क्या होता है, अचानक से अराइज़ होना, तो उसके लिए भी एक प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर मान लो कि ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए, तो एक कॉन्टीजेंसी प्लान भी होना चाहिए आपके पास। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजिंग, जो आपने प्लान करके ऊपर रखा है प्लानिंग में उसको एग्जीक्यूट करना, यानी अपने काम को किस तरह से किया जाए। जैसे क्या दिया है, ऑर्गेनाइजिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटी, ग्रुपिंग टास्क, इस्टेब्लिश अथॉरिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान। एक प्लान को कैसे किया जाए, किसको क्या ड्यूटी दी जाए, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, किसको क्या अथॉरिटी दी जाए, ये सारी ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होती है। अब देखिए यहाँ पर लिया हुआ है, इट डिसाइडेड हु विल डू पर्टिकुलर टास्क, कौन वो टास्क करेगा, कहाँ वो टास्क होगा, किसके द्वारा वो टास्क होगा, कितने बजे वो टास्क होगा, ये सब इसमें ऑर्गेनाइजिंग में होता है। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजरल डिपार्टमेंट और वर्क यूनिट एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। यही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे सेट की जाए, ये ऑर्गेनाइजिंग में होता है। कौन सी ट्रिक लगाई जाए कि काम आपका जितनी जल्दी हो ख़त्म हो सके, जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी जल्दी आप इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस से जो टास्क आप ख़त्म करते हो तो आपको नया टास्क मिलता है और उसके लिए आपको मोटिवेशन भी मिलता है। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क, जिसका जो काम है उसके अकॉर्डिंग उसका काम डिवाइड कर दिया जाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन का काम दिया जाए, सेल्स को सेल्स का, ऐसे करके डिवाइड कर दिया जाए। फिर आते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, सही इंसान को सही जगह सही वक्त पे लगा देना चाहिए। यानी कि अगर मान लो जो इंसान डांस करे उससे हम कहें क्रिकेट खेलो तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, जो गाना गाता है उससे हम कहें डांस करो तो वो डांस नहीं कर सकता, जो इंसान साइंस छोड़ के कॉमर्स में आ गया उससे हम कहें साइंस पढ़ाओ तो वो साइंस नहीं पढ़ा सकता। तो स्टाफिंग मतलब होता है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, यानी कि सही इंसान को सही जगह लगाना। तो आपके पास ना बहुत सारे लोग होंगे जो कि जॉब के लिए आएंगे, मगर सही पर्सन को सही जगह लगाना ये स्टाफिंग का काम है।
उनको ट्रेनिंग, उनको सब कुछ, प्लेसमेंट, उनको सारा काम जो होता है वो स्टाफिंग के अंदर आता है। प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट, ये सारा काम आता है स्टाफिंग के अंदर। फिर आते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द सबऑर्डिनेट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग आपको एक तरह से ये बताता है कि किस तरह से किसी काम को किया जाए, यानी कि किस व्हाट द इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू, यानी कि एक तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि किस तरह से किस काम को किया जाए। तो ये आता है डायरेक्टिंग के अंदर, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सको। अब देखिए इनके फंक्शन क्या है। दिस फंक्शन इज़ बेसिकली कंसर्न विद इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मेन फंक्शन क्या है इनका कि ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, जो मोटिवेशन और लीडरशिप है इनका इस्तेमाल करके हम किस तरह से लोगों से अपना काम करवा सकते हैं। जैसे जो लोग लीडर्स हैं, लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए किसी के अंदर। लीडरशिप क्वालिटी क्या समझाता है आपको कि किस तरह से आप अच्छे एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करके लोगों से काम करवा सकते हैं, और अपना काम निकलवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। काम निकलवाना यानी कि अच्छे एनवायरनमेंट दे के काम लोगों से करवाना। A good manager directs through praise and criticism in such a way that brings out the best in the employee। जैसे मान लो हमें किसी से काम निकालना है तो हम उसको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता होनी चाहिए। तो हमारे पास एक ही टैक्टिक होनी चाहिए कि हम उसको कहाँ मोटिवेट करना है, कहाँ उसको क्रिटिसाइज़ करना है, ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर हमको ये पता होगा तो ही हम एक एम्प्लॉय से अच्छा काम निकलवा सकते हैं। तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। फिर आते कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आपको ये बताता है कि अगर मान लो आप जो काम कर रहे हो उससे कहीं पर भी थोड़ा सा भटक गए हो तो आपको कैसे लाइन पे लाया जाए। कंट्रोलिंग इज़ द, यहाँ पर देखो दिया हुआ है, द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। आपने सोच के रखा है इस साल आपका इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना आपको आउटपुट निकालना है। फिर आप करते क्या हो कि आप अपना करंट, आपने सोच लिया कि मेरा स्टैंडर्ड ये होगा, तो आप ये देखोगे मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, यानी कितना काम हो गया, कितना मुझे और करना है। जैसे कि आप बुक पढ़ने बैठते हो तो आप देखते हो कितना मैंने पढ़ लिया, कितना बड़ा बाकी है। तो जो करंट सिचुएशन है वो ये देखता है कि कहाँ पर मैं हूँ। अब कंपेयर करना कि जो मैंने अपना गोल, अब यहाँ कंपेयर करेंगे कि जो मैंने एक्चुअल में स्टैंडर्ड बनाया था, एट द एंड जो स्टैंडर्ड बनाया था क्या वो एक्चुअल रिजल्ट से मैच कर रहा है तो गुड, और नहीं कर रहा तो हमको उसके लिए इफेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है, जिससे कि हम सही डायरेक्शन में, जहाँ से हम डेविएट हुए हैं वहाँ से सही हो जाए। जैसे कि अगर आपने डिसाइड किया कि मैं आज ये 5 पन्ने ख़त्म करूँगा, तो 5 पन्ने इज़ द स्टैंडर्ड। कहाँ आप हो दैट इज़, अगर आप 3 पन्ने पढ़ चुके तो 3 पन्ना इज़ द करेक्ट, यानी कि आप यहाँ पढ़ चुके ये मेरी करेक्ट है। और एट द एंड आप ये डिसाइड करते हो, जब 5 ख़त्म हो जाता है तो आप ये सोचते हो कि क्या मैंने अपना पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर मैंने पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड, और नहीं पढ़ा है तो क्या रीज़न है कि मैंने वो नहीं पढ़ा, तो वो उसी कहते हैं कंट्रोलिंग, यानी कि अपने काम में कंट्रोल लगाना, जहाँ से डाइवर्जन है, जहाँ से आप भटके हो अपने टास्क में, फिर वापस अपने टास्क की ओर मुड़ जाना। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ये एक तरह से लेवल और फंक्शन को डिवाइड करता है। ये आपके फंक्शंस दिए हुए हैं, ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये आपके देखिए लेवल दिए टॉप, मिडिल, लोअर। तो टॉप लेवल क्या करता है, मैनेज करता है और ऑर्गेनाइज करता है। मिडिल लेवल क्या करता है, स्टाफ करता है और डायरेक्टिंग करता है, और लोअर लेवल सिर्फ कंट्रोलिंग करता है। तो ये इनका पोर्शन दिया है, कितना कौन पोर्शन लेता है, ठीक। देखो लोअर लेवल का यहाँ पर दिया हुआ, ये लोअर लेवल का सबसे कम इनका होता है प्लानिंग, और सबसे ज़्यादा इनका होता है इतना पोर्शन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ओके। तो यही चीज़ जो है ये टॉप लेवल और लोअर लेवल को ये डायग्राम शो करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, सबसे लास्ट है कोऑर्डिनेशन।